नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जा रही थी कक्षा 9 समकालीन भारत एवं विश्व जिसमें कि इतिहास का पहला पाठ कक्षा 9 का फ्रांस की क्रांति के विषय में दिया गया है, जहां पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति हुई। भाग 1 पर हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि बुर्बो वंश के लुई 16वें को किस तरीके से लोगों ने अपदस्थ किया और यहाँ पर क्रांति हुई। और साथ ही साथ हमने वहाँ पर देखा था कि फ्रांस का समाज किस तरीके से 3 वर्गों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग एवं साथ ही साथ जो सामान्य वर्ग था या नहीं जनता थी उसके मध्य। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो तीसरा वर्ग था, स्टेट्स के नाम से ये जाने जाते थे, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स के बारे में देखा। और देखा कि हमने साथ ही साथ जब स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ पर सभी जो ये 3 के 3 स्टेट्स थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट्स, यहाँ से प्रथम और द्वितीय स्टेट से 300 लोग थे, जबकि तृतीय स्टेट से 600 लोगों ने भाग लिया था। जबकि यहाँ पर किसानों मजदूरों को सम्मिलित होने के लिए सम्मिलित नहीं होने दिया गया था, जबकि उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे। 600 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने टेनिस कोर्ट के हॉल पर किस प्रकार से मीटिंग की और फ्रांस की क्रांति के लिए सब लोगों ने एक साथ मिलकर अपने आप को संगठित किया। साथ ही हमने देखा था कि जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस होता है 14 जुलाई, उस दिन बास्तिल कारागृह की समाप्ति कर दी, या नहीं जो बास्तिल कारागृह था, जो निरंकुश शासन का प्रतीक था, उसे भी जनता ने उखाड़ फेंका था। और हमने देखा था कि फ्रांस में जो क्रांति आई थी उस पर जो अनेक दार्शनिक थे, लेखक थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे हमने देखा मॉन्टेस्क्यू, साथ ही साथ रूसो और साथ ही साथ लाक और मिरो जैसे अनेक ऐसे नेता हुए या दार्शनिक थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। आज उससे आगे देखते हैं हम कि किस तरीके से फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना होती है, उसके बाद आतंक का शासन चलता है आतंक का शासन चलता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का यहाँ पर उदय हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की कीर्ति और यश को कितना आगे तक बढ़ाया और किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ, आइए चर्चा करते हैं। इससे पहले हम देखें राजनीतिक प्रतीकों के मायने। कहीं पर भी या किसी भी देश पर देखें हम, कुछ न कुछ उनके प्रतीक होते हैं, यही हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। 18वीं सदी के ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ये बार्बिए ने अपनी पेंटिंग चित्र आर्ट में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। ये हम इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं। बार्बिए नामक एक चित्रकार था जिसने कि इन चित्रों को बनाया और जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको समझाने के लिए निश्चित तौर पर जो ये प्रतीक थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आइए देखते हैं टूटी हुई जंजीरें किसका प्रतीक है। आगे पाठ में इसका पूरा चर्चा होगी कि टूटी हुई जंजीरें दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनके आज़ादी का प्रतीक है। इसी तरीके से हम देखें छड़ों का बच्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। मतलब छड़ों का बच्छीदार गट्ठर का मतलब है कि एकता में बल है। अगर एक लकड़ी होगी तो उसे आसानी से तोड़ दिया जाएगा, जबकि ज़्यादा लकड़ियाँ, ज़्यादा छड़ें होंगी तो उन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जाएगा, या नहीं, एकता में ही बल होता है। ये दर्शाने या समझाने का प्रयास किया गया है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, या नहीं, सर्व
दर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें ज्ञान रूपी अंधेरे को क्या कर देती हैं, मिटा देती हैं। उसके साथ साथ हम देखें राजदंड शाही सत्ता का क्या था, प्रतीक था। उसके बाद हम देखें अपनी पूंछ मुंह के लिए सांप, मतलब समानता का प्रतीक। अंगूठी कोई और छोर नहीं होता, मतलब समानता का कोई भी छोर या और नहीं होता है। आइए देखें और कौन कौन से यहाँ पर फ्रांस में उस समय प्रतीक चिन्ह प्रचलित हुए थे। लाल फ्रैजियन टोपी दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी थी। स्वतंत्रता का प्रतीक थी। नीला, सफ़ेद और लाल ये क्या थे, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग नीला, सफ़ेद और लाल। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि डैनो वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं विधिपट, कानून सबके लिए समान और उसकी नज़र में सब क्या हैं, बराबर हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्रियाकलाप को देखेंगे एक नज़र कि बॉक्स एक में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा, और साथ ही साथ लेबर वे के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र चित्र 8 में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या करें। ये सब आप लोगों ने अभी देखे हैं। 1791 में संविधान में नागरिकों के दिए गए राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र स्रोत गौ के अनुच्छेद 6 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं, या क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है। 1791 के संविधान में फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए, किन समूहों ने इससे असंतोष हो सकता है, मरा ने भविष्य के बारे में कौन कौन से पूर्वानुमान थे, स्रोत खो में लगाए थे। और साथ ही साथ फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रसार ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, स्पेन आदि देशों में पड़ने वाले प्रभावों की परिकल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी। आइए सब बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखें कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ये देखते हैं फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। लुई 16वां जो था इसने जो फ्रांस का गणतंत्र बनाया, संविधान बना, उस पर हस्ताक्षर तो कर दिए जनता के दबाव में, लेकिन वह उलट फेर करने के लिए प्रसा के राजा से गुप्त रूप से क्या कर रहा था, वार्ता कर रहा था। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जो आम जनता थी, या नहीं जो संविधान के रक्षक थे, वह भी समझ रहे थे कि कहीं न कहीं हमें प्रसा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों से निश्चित तौर पर फिर से राजतंत्र को कायम करने के लिए राजा को मदद दी जाएगी। और इन्होंने खुद ही इन देशों पर हमला बोलने की योजना बना दी। प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में देखा। जो भी जनता थी उसने इस समय जो यूरोप में राजतंत्र एवं गणतंत्र की स्थापना के मध्य जो युद्ध है उसके रूप में इसे देखा। उनके होठों पर देशभक्ति की जो तराने थे, उसमें कवि राजेट द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। प्रश्न बन सकता है कि राजेट दी लाइल द्वारा कौन सी पुस्तक या कौन सा शीर्षक से पुस्तक लिखी गई। मार्सिले भी थे। यह गीत पहली बार मार्सिसेस से स्वयंसेवियों ने पेरिस को कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया था। जो
गाना राइज द लाइल ने लिखा था। वह मार्सले से कूच करते हुए जब पेरिस की ओर जा रहे थे तब गाया गया था, और इसी लिए इसे मार्सिले कहा जाता है। अब ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार में रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। नंबर 2 चीज़ ये थी कि जहां एक तरफ संविधान बना, वहीं दूसरी तरफ गरीब जनता को यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला। जो अमीर लोग थे उन्हीं लोगों को जो संविधान था उसके अनुरूप ज़्यादा रियासतें दी गई, मतलब ज़्यादा लाभ जो अमीर जनता थी उसको यहाँ पर मिल रहा था। लोग राजनीतिक क्लबों एवं अड्डों में जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। अब लोगों को जो सरकारी नीतियां चल रही थी और साथ ही साथ जो उनके लिए नीतियां बन रही थी उस पर लोग क्लबों में बैठकर या क्लबों में इकट्ठा होकर उस पर क्या करते थे, चर्चा करते थे। इसमें से एक जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि जैकोबिन क्लब क्या था या किससे संबंधित था। जैकोबिन क्लब जो फ्रांस में संविधान बना उसके विरुद्ध एक क्रांति का क्या है, एक प्रसिद्ध अड्डा था या क्लब था। आइए देखते हैं, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य क्या थे कि ये चूड़ीदार पैजामा पहना करते थे और सर पर लाल टोपी पहना करते थे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और साथ ही साथ इनकी वेशभूषा के साथ इनके पास लाठी डंडे या हथियार भी ये अपने साथ में रहा करते थे या रखा करते थे। प्रश्न पूछा जाएगा। आइए देखते हैं, एक बार इसके बारे में पढ़ लें और देखें। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सियन रॉबेस्पियर था और जैकोबिन के बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पैतलून पहनने का निर्णय लिया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लंबी धारीदार पैतलून पहना करते थे या पैजामा पहना करते थे। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। उसके बाद हम आगे देखें, ऐसा उन्होंने समाज में फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर पर घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटना वाले जो कुलीनों ने खुद की एक पहचान बना रखी थी, उसके विरुद्ध जो इनकी पोशाक थी उसकी पहचान थी कि इन लोगों की भी एक निश्चित पहचान थी कि ये पतलूनदार पैजामा पहनेंगे, साथ ही साथ सर पर लाल टोपी पहनेंगे। ब्रेंचेस पहनने वाले कॉलोनियों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था। वो एक तरीके से ये दिखाना चाहते थे जैकोबिन क्लब के सदस्य की जो ब्रेंचेस पहने हुए हैं घुटनों तक कुलीन लोग, उनकी अब सत्ता क्या होने वाली है, समाप्त होने वाली है। कॉन्वेंट मतलब धार्मिक जीवन को समर्पित समूह या इमारत, समूह की इमारत। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ब्रेंचेज वाले दंपत्ति, यहाँ पर साकुलाल ब्रेंचेज वाले दंपत्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि ये इस चित्र में, और यहाँ पर आप लोगों को
पतलून वाले या नहीं जैकोबिन क्लब के सदस्य दिखाई दे रहे हैं। आइए देखें यहाँ पर कि नवीन नानी नवाने लिबर्टी स्वतंत्रता यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए भी संभव यह था कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और 2 साल में लगने वाले सैलान नामक नुमाइश में अपनी चित्रों को प्रदर्शित कर सके। और तस्वीर स्वतंत्रता की जारी रूपक अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नारी को स्वतंत्र रूप में दिखाई दिया है। आइए देखें कि क्या था आगे। इसलिए जैकोबिन को 100 कुर्ताल के नाम से भी जाना गया। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वह क्या करते थे, अपनी एक निश्चित पोशाक पहनते थे। उनका तरीका था कि वह क्या करेंगे, सत्ता को समाप्त करेंगे, जो निरंकुश शासन है उसको समाप्त करेंगे। और वह जो पोशाक थी उनकी एक निश्चित पोशाक उन्होंने बना ली थी और बिना घुटने वाले, मतलब 100 कुलाब का अर्थ होता है बिना घुटने वाले, मतलब 100 कुलाल। पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं थी। जैकोबिन क्लब के सदस्य पुरुष या महिला दोनों हुआ करते थे, जहां महिलाओं को टोपी पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 1792 में जैसे ही गर्मियों का मौसम आया तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे इन्होंने एक फिर से क्रांति के लिए एक योजना बनाई। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वहाँ पर एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेट्रिए के महल पर धावा बोल दिया। ट्यूलेट्रिए के महल पर लुई 16वां रहा करता था, वहाँ पर उन्होंने धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे 1792 में इन्होंने क्या किया कि राजा को भी बंदी बना लिया और बाद में क्या किया, असेंबली में शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। और साथ ही साथ नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उसके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। जैसे पहले हमने देखा जब गणतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई थी फ्रांस में, 25 वर्ष तक के जो संपत्ति रखते हैं ऐसे पुरुषों को और जो पढ़े लिखे लोग हैं इन लोगों को ही यहाँ पर वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब 1792 में फिर से विद्रोह हुआ तो यहाँ पर मतदान का अधिकार 21 वर्ष तक के उम्र तक के लोगों को दे दिया और साथ ही साथ जिसके पास संपत्ति नहीं है उनको भी मतदान का अधिकार दे दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि नवनिर्वाचित असेंबली को क्या कहा जाता था फ्रांस में? कन्वेंशन कहा जाता था। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? 21 सितंबर 1792 को। या राजतंत्र का अंत कब हुआ? 21 सितंबर 1792 को। जैसे कि आप जानते हैं गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं होता है। और आप कुछ गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने, जैसे कि भारत है और साथ ही साथ अमेरिका है। और जहाँ जहाँ भी आप लोग देखते हैं कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट होता है या नहीं, सबसे बड़ा पद होता है, उस पद पर वंशानुगत न बैठ करके जो भी यहाँ निर्वाचित होते हैं वह क्या होते हैं? सबसे बड़े
पद पर निर्वाचित होते हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हैं, ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। जो लुई 16वां था, यह मौत की सजा इसे दी गई। 21 जनवरी 1793 को पेल से डी ला कांडैंड कान का, कानकार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। जल्द ही रानी मेरी अंतोनेट का भी वही हश्र हुआ। प्रश्न यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि आप लोग लुई 16 को कब फांसी दी गई। 21 जनवरी 1793 में। कहाँ दी गई? प्लेस डी ला कांडार्ड में उसे फांसी दी गई। यही हाल क्या हुआ, उसकी पत्नी जो रानी थी मेरी अंतोनेट, उसको भी क्या हुआ, फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द आया है देशद्रोह, मतलब अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना। देशद्रोह का अर्थ होता है अपने देश या सरकार के साथ विश्वासघात करना। किस प्रकार से आतंक का राज चलता है यहाँ पर, उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे ही 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। जो रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का क्या था, नेता था, उसने दंड एवं सख्त नीति अपनाई और उसके हिसाब से गणतंत्र के जो शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य थे, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। जो रॉबेस्पियर था, उसने क्या किया, दंड की नीति अपनाई। नियंत्रण यानी ही जो कुलीन एवं पादरी थे या जो उसके विचारों से सहमत नहीं था, उन लोगों को उसने जेल में डाला और वहाँ उन लोगों के साथ साथ अनेक लोगों को ऐसे दोषी बनाने पर उनके सर कलम कर दिए गए। मतलब बिल्कुल आतंक का राज यहाँ पर चला दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय पर उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो उन्हें गिलेटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। मतलब उन्हें फांसी दी जाती थी। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन का मतलब दो खंभों वाला एक यहाँ से आरी आती थी और जिससे कि अपराधी को यहाँ पर लटका करके इस आरी से उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि गिलोटिन शब्द का नाम किसके नाम पर पड़ा? डॉक्टर गिलोटिन के नाम से इसका नाम गिलोटिन पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। जो रॉबेस्पियर थे, इसने कानून बनाया और मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी और जो गोश्त है और साथ ही साथ पाव रोटी है, जो खाने की मुख्य चीज़ें थी, उसकी कीमतें निश्चित की गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्यूर या नहीं महाशय, मदाम या नहीं महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सितोयेन या नहीं नागरिक, सितोयिन या नहीं नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। सितोयेन या नहीं नागरिक, सितोयिन या नहीं नागरिका, मतलब महिला। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे थे, प्रथम स्टेट से के लोग पादरी वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो धार्मिक
कर वसूल कर चर्चों में रहा करते थे। अब उन चर्चों को क्या कर दिया गया, बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रॉबर्टसपियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जो आतंक का राज रॉबर्टसपियर ने फ्रांस में प्रारंभ किया गया था, अंततः उसे भी 1794 में गिलोटिन यानी फांसी पर चढ़ा दिया गया। आइए देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है। दो परस्पर विरोधी विचार यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसिमिनल्स ने 1793 में यह लिखा कि इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक का राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का यह मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख, शांति और विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों की घोषणा है और शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहती है। इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दस्युओं संगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है। 7 फरवरी 1794 में को रॉबर्टसपियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ला मोनितेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश यहाँ पर है कि क्या कह रहे हैं रॉबर्टसपियर। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार का आतंक सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंत और अमान्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। ये मानना था रॉबर्टसपियर का। ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखें कि क्रियाकलाप में डोमिनियन और रॉबर्टसपियर के विचारों की तुलना आप यहाँ पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में रॉबर्टसपियर का क्या मतलब है, या डोसमालिस स्वतंत्रता को कैसे देखता है। एक बार फिर से इसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि इन दोनों के विचारों में क्या अंतर है। आइए देखें, यहाँ पर आप लोग जो चित्र देख पा रहे होंगे, यहाँ क्रांतिकारी सरकार के अनेक प्रकार के जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उसमें से इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन एक गौरवमय इतिहास का आभास है। इसमें चित्र करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम में सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पोपों पर टिका हुआ है और क्लासिक मंडल अस्थायी सामग्री पर बना है, जिस पर वह तोड़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सामूहिक उत्सव मनाए जाने लगे। और डायरेक्टरी शासित फ्रांस के विषय में हम अब देखते हैं। जब कोविन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के सत्ता आ गई। किसके पास सत्ता आ गई? जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि फ्रांस के क्रांति के समय एक अलग सा वर्ग उभर कर आया था, जो था मध्य वर्ग। क्योंकि प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स के बीच फ्रांस
की जनता बटी हुई थी, लेकिन जब क्रांति हुई उस समय जो लोग व्यापार कर रहे थे या वकालत कर रहे थे या जो पढ़े लिखे थे, जो अपनी स्थिति को सुधार चुके थे, वह एक अमीर तो थे लेकिन कुलीन वर्ग में सम्मिलित न होकर के मध्य वर्ग में वह आ गए थे और उन्होंने क्रांति को हवा दी थी या नहीं, क्रांति को आगे बढ़ाया था। लेकिन रॉबर्टसपियरे के जैकोबिन क्लब के साथ साथ आतंक के साम्राज्य में इनका भी क्या हो चुका था, बोलबाला कम हो चुका था। लेकिन जैसे ही जैकोबिन सरकार का पतन हुआ तो सत्ता इनके पास आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। फिर से वही स्थिति आने लगी। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में होता था। तब परिषदें उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आप देख रहे हैं कि डायरेक्टरी के पास जैसे ही शासन आया तो डायरेक्टरी उतने अच्छे से शासन नहीं चला पाई और यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होना प्रारंभ हो गया। सरकार के स्वरूप इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बाकी यूरोप में भी राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया। इतना सब होते हुए भी जो फ्रांस की क्रांति का मूल उद्देश्य था कि सभी को स्वतंत्रता मिले, विधि सम्मत समानता मिले, साथ ही साथ आपस में बंधुता का प्रेम हो, ये सब फ्रांस की क्रांति के साथ साथ पूरे यूरोप में क्रांति के लिए भी यहाँ पर एक प्रेरणादायी स्रोत के रूप में प्रयोग हुआ। क्या महिलाएं के लिए भी क्रांति हुई या क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं का समूह दिखाया गया है। वर्साय की ओर कूच करती पेरिस की औरतें देख पा रहे होंगे। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाओं ने पेरिस के वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं ने भी किस तरीके से यहाँ पर क्रांति की और वर्साय के महलों में जहाँ शान और शौकत से राजा और उसके दरबारी जीवन जिया करते थे, वहाँ जाकर राजा को पकड़कर वो अपने साथ लेकर आती हैं। ये देखें, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। महिलाओं को उम्मीद थी कि जैसे ही क्रांति होगी उनका जीवन सुधारने के लिए नियम कानून बनाए जाएंगे। तीर्थ स्टेट्स की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों को लड़कियां अथवा तीर्थ स्टेट्स के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। मतलब जो धनी परिवार के लोग थे उनकी ही लड़कियां यहाँ पर पढ़ पाते थे और बाद में उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना है, पानी लाना है, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना है और बच्चों की देखरेख आदि करना है। उसकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में क्या थी, कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ गए। द सोसाइटी ऑफ रेवल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस में जो महिलाओं के क्लब बने उसमें सबसे महत्वपूर्ण
क्लब कौन सा बनाया, उस क्लब का नाम क्या था। द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे क्या था, मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से भी निराश हुई थी कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा माना गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व होगा। उनका विचार था महिलाओं का कि उन्हें वोट देने का अधिकार हो, साथ ही साथ जो असेंबली है वहाँ भी कुछ महिलाएं चुनी जाए, जिससे कि महिलाओं के बारे में या महिलाओं की समस्याओं को वहाँ पर रखा जा सकता है। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए सरकारी स्कूलों की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। पिता ने उन्हें उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दिया गया और मर्द औरतों दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया था। महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक का राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किए। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर और उसमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया जब आतंक का राज चला था। और मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों का प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार मिल गया। यहाँ पर 1946 में, या नहीं, आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने कितने लंबे संघर्ष यहाँ पर किए हैं। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद लगातार, या नहीं, लगभग आप देखेंगे यहाँ पर करीब करीब 150 साल से भी ज़्यादा इन्होंने क्या किए, संघर्ष किए यहाँ पर अपने स्थिति एवं मताधिकार के लिए। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूंज 1748 से 1793 का जीवन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से इनको दिखाया गया है। ओलंप दे गूंज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से एक सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसमें महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा और इस पर कार्रवाई की जाए। 1793 में ओलंप दे गूंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की और उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसके तुरंत बाद उसे फांसी में लटका दिया गया। ये सब चीज़ हमने देखा। ओलंप दे गूंज के घोषणा पत्र में उल्लेखित कुछ मूलभूत अधिकार हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे औरत जन्मजात स्वतंत्र हो और अधिकारों में पुरुष के समान है, यह इनका मानना था। बिल्कुल सही था। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुषों एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। यह अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार था। जैसे कि आप लोग भारतीय संविधान में भी देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब यहाँ इनके घोषणा पत्र पर थे। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। उसके बाद इनके घोषणा पत्र में था, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिलाओं एवं पुरुषों
नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए, या सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी को मोहल्ला एवं पुरुष नागरिक अपनी महिला या पुरुष महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह से समान एवं सार्वजनिक पद के हकदार हैं। मतलब जो भी किसी भी अच्छे पद पर होंगे तो वह अपनी प्रतिभा के अनुसार होंगे, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। यह इनका मानना था। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। मतलब कानून जो है उसके लिए वह कानून का पालन करे, ये भी उनका मानना था। कि किस तरीके से बेकरी की दुकान पर महिलाएं पाव रोटी के लिए कतार में खड़ी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 1793 में जैकोबिन क्लब के जो राजनीतिक सौम्य थे ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने का निर्णय उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं, प्रकृति ने पुरुष से कहा है पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो चुका है? ये था जैकोबिन क्लब किस तरीके से महिलाओं के ऊपर एक तरीके से प्रताड़ित करने वाली स्टेटमेंट्स दे रहा है या बातें कर रहा है। इससे आगे हम अगले भाग में देखेंगे कि दास प्रथा का उन्मूलन किस तरीके से हुआ, और साथ ही साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी किस प्रकार से चली, और साथ ही साथ हम इसके अगले भाग में जो फ्रांस की क्रांति का सारांश है उस पर भी चर्चा करेंगे, और किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का यहाँ पर उदय हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह चर्चा पसंद आई होगी, और पसंद आई तो आप अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इस चर्चा को शेयर करें। यूं ही हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।